Hello students, how are you? I hope you all guys are well. Till now we have studied about computer system, computer organization, hardware, software, memories, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं. आज हम वो करते हैं सेकेंड चैप्टर 11th क्लास एनसीईआरटी हम कर रहे हैं. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पुराने हैं तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड चैप्टर. सेकेंड चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं आज एनकोडिंग स्कीम. एनकोडिंग स्कीम्स. व्हाई वी नीड एनकोडिंग स्कीम्स? डू यू नो? क्यों जरूरत पड़ी हमें एनकोडिंग स्कीम्स की? मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ सकता है, कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1 की लैंग्वेज ही वो समझ सकता है. और हम कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं? या तो हिंदी, इंग्लिश या अपनी कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो गई, उनको ही हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं हम? कैसे हम जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड कर लेता है? विद द हेल्प ऑफ दीज एनकोडिंग स्कीम्स. यही वो एनकोडिंग स्कीम्स हैं जिनके थ्रू हमारा जो भी हम एंटर करते हैं कीबोर्ड से वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी फॉर्म में. तो आप एनकोडिंग को क्या कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एनकोडिंग? एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनकोडिंग क्या करता है? मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो मैं कंप्लीट नहीं लिखवा रही हूँ आपको. जो जहां पे मुझे नीड लगेगी मैं सिर्फ वही लिखवाऊंगी. तो एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग. किसको कन्वर्ट करता है ये? डेटा को फ्रॉम वन फॉर्म को कन्वर्ट करेगा इनटू अनदर फॉर्म. मैं डायग्राम के फॉर्म में समझा रही हूँ आपको. एक फॉर्म को किस में चेंज कर देगा? अनदर फॉर्म में चेंज कर देगा. उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग. तो एनकोडिंग क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया जो डाटा को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. ठीक है. इसके बाद एनकोडिंग क्या प्रोवाइड करता है हमें? एक यूनिक कोड देता है ये अनदर फॉर्म में. यानी कि डाटा जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें मिलता है एक यूनिक कोड. इट प्रोवाइड ए यूनिक कोड. ये हमें एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है. एज वी नो. और एनकोडिंग की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज कंप्यूटर आप ऐसे ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में भी कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट इज ऑफ zeros and ones. So we need encoding schemes. When we press a key through कीबोर्ड से हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो फर्स्ट वो किस में कन्वर्ट होती है? एक यूनिक कोड में कन्वर्ट होती है. और फिर यूनिक कोड में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बाइनरी फॉर्म में. तो वो यूनिक कोड कौन प्रोवाइड करता है? एनकोडिंग स्कीम्स प्रोवाइड करती है. कौन कौन सी एनकोडिंग स्कीम्स होती है हमारी? एनकोडिंग स्कीम्स है हमारी. देखो जैसे एग्जांपल मैं ले रही हूं. एग्जांपल में सी प्रेस किया कीबोर्ड से. हमने कीबोर्ड से सी प्रेस किया तो वो कैसे मैप होगा? पहले वो मैप होगा मैप्ड इनटू इट्स यूनिक कोड. दैट इज इसका यूनिक कोड क्या होता है? 67. और वो 67 कोड फिर किसमें कन्वर्ट होगा? बाइनरी फॉर्म में. ये हमारे नंबर सिस्टम जब हम करवाएंगे उसमें देखेंगे कि 67 की बाइनरी वैल्यू अगर निकालनी है तो वो किस तरीके से निकालेंगे. वो हम आगे जो हमारे टॉपिक आएंगे उसमें करेंगे कंप्लीट. 67 से इसकी बाइनरी वैल्यू होती है 0 1. 4 टाइम्स 0 आफ्टर दैट 1 1. ये हो गई इसकी बाइनरी वैल्यू. तो ये कन्वर्ट होके ये कंप्यूटर के पास स्टोर हो जाएगा.
तब जाके पता चलेगा कंप्यूटर को कि 67 मतलब क्या प्रेस हुआ है, सी प्रेस हुआ है। हमने इस सी प्रेस किया था, कंप्यूटर के पास बाइनरी वैल्यू स्टोर होगी ये जाके। तो ऐसे होता है एनकोडिंग प्रोसेस। एनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं? 3 एनकोडिंग स्कीम हम करेंगे। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है एस्काई, देन ISCII, स्काई यानी कि इंडियन के लिए जो आई थी। थर्ड है यूनिकोड। एनकोडिंग स्कीम्स, फर्स्ट वन इज एस्काई, सेकंड ISCII, स्काई, थर्ड है यूनिकोड। कैपिटल में लिखना है आपको, ये शॉर्ट फॉर्म है, अभी मैं इसका फुल फॉर्म बताऊंगी, यूनिकोड। तो ये 3 स्कीम है, एनकोडिंग स्कीम्स के अंदर 3 स्कीम आएंगी, इनको हम करेंगे अब डिटेल में डिस्कस। सॉरी। इसके बाद है, देखिए फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एस्काई। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म है इसकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म है, और इसका नाम से ही पता चल रहा है अमेरिकन। ये किसने दी थी? अमेरिका ने दी थी। डेवलप्ड बाय कमेटी ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ एसोसिएशन। एक मिनट में कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको ASA भी बोल देते हैं। ASA, इसने इसको डेवलप किया था, और इसको X3 भी बोल देते हैं कई बार, इसी का नाम X3 भी है। और कब दिया था ये? इन 1963 में दिया थी। 1963 में ये स्कीम आई थी और अमेरिका ने दी थी ये। और इसके अंदर जो करेक्टर्स यूज होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश के यूज होते हैं। अल्फाबेट्स वगैरह हो गए, कैपिटल हो गए, और लोअर केस लेटर्स हो गए, कुछ स्पेशल सिंबल्स थे, कुछ कंट्रोल कोड भी थे। तो वो मैंने सारे नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ। इसके बाद कितनी बिट्स इस्तेमाल की गई थी इसके अंदर? 7 बिट्स इस्तेमाल की गई थी। एस्काई कोड के अंदर 7 बिट्स इस्तेमाल हुई थी। इट इज ए 7-bit रिप्रेजेंटेशन। that is use 7-bit for character representation। करेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने इस्तेमाल किए गए थे? 7 बिट्स इस्तेमाल की गई थी।
7 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 की पावर में आपको करना होता है, जब भी आपको कैलकुलेट करना हो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 रेज़ पावर 7 128 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, यानी कि इसमें 128 करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं हम। तो एक बाउंडेशन हो गई इसके अंदर कि 128 करेक्टर से ज़्यादा इसमें हम स्टोर कर ही नहीं पाते थे। 128 में जो 0 से लेके 32, 0 से 32 ये हो गए हमारे कंट्रोल कोड्स, कंट्रोल कोड्स के लिए थे। इसके बाद 33 से 47 वो हमारे थे स्पेशल सिंबल्स के लिए थे। 0 से 33 कंट्रोल कोड्स, और 32 आएगा यहाँ पे, 0 to 32, और 33 से 47 जो थे वो कुछ स्पेशल सिंबल्स थे जो कीबोर्ड में फर्स्ट लाइन में ऊपर वाली रो में होते हैं, वो वाले स्पेशल सिंबल्स, जैसे हैश, डॉलर, ये सारे स्पेशल सिंबल्स इसके अंदर स्टोर हुए थे। इसके बाद 48 से 57 ये हमारे डिजिट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैंने 0 प्रेस किया तो 0 के लिए क्या जाएगा कोड, यूनिक कोड स्टोर होगा, यूनिक कन्वर्ट हो जाएगा यूनिक कोड 48, और ये 48 फिर हम नंबर सिस्टम से कन्वर्ट करवा के इस कंप्यूटर में कैसे स्टोर करवाएंगे, 48 कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 32 प्लस 16 हो गया, 1 2 4 8 16 32, ये 32, ये बन जाएगा इसका कोड। 6 होगी, 7 बिट्स इस्तेमाल होंगी, तो ऐसे कन्वर्ट होता है एसकाई कोड। जैसे 0 हमने प्रेस किया कीबोर्ड से तो उसकी एसकाई वैल्यू क्या जाएगी, 48 आ जाएगी, और ये 48 फिर कन्वर्ट होगी किसी नंबर सिस्टम से, कन्वर्ट होगी बाइनरी फॉर्म में, और वो बाइनरी फॉर्म कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि हाँ 0 प्रेस हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि 0 के लिए 48 ही कोड है, 1 के लिए 49, ऐसे होते हैं। 48 हो गया 0 के लिए, 48 49 50, ये 0 1 2 ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे अप टू 9 तक। तो 9 लास्ट वाला 57 है, ये 9 के लिए हो जाएगा। इसके बाद 65 से 90 तक अपर केस ABCD जो भी है, A to कैपिटल Z, कैपिटल A से कैपिटल Z तक, जो मैंने C स्टार्टिंग में लिया था, C की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने बताई थी 67 होती है, वो इसी से आई है। A की वैल्यू है 65, आफ्टर दैट B की कितनी हो जाएगी 66, C की 67, ऐसे स्टोर होती है। तो D की 68, ऐसे करते करते लास्ट Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो यूनिक कोड है इनका, एस्काई वैल्यू बोलते हैं इनको, कि A की एस्काई वैल्यू है 65। इसके बाद 97 से 122 ये हमारा होता है लोअर केस, यानी कि स्मॉल a टू स्मॉल z। स्मॉल a की कोई आपसे एस्काई वैल्यू पूछे तो क्या बताएंगे 97, स्मॉल b की पूछे तो 98। तो ये थे हमारे कुछ, मैंने बताया कुछ यूनिक वैल्यू, या डेसिमल वैल्यू भी बोल देते हैं इनको, या एस्काई वैल्यू आप बोल सकते हो, कि हर एक कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू क्या स्टोर हो रही है एस्काई एनकोडिंग स्कीम्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम आई, ये तो थी हमारी लिमिटेड, सिर्फ अंग्रेजी के इस्तेमाल किए जा रहे थे इसके अंदर। हम हमारे लिए जैसे हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी में अगर हमें टाइप करना है तो कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तो उसके लिए भी कोई एनकोडिंग स्कीम होनी चाहिए। इसीलिए एक एनकोडिंग स्कीम आई, इंडियन, नेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम आई इंडियन स्क्रिप्ट फॉर इंडियन स्क्रिप्ट
कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शॉर्ट में हम बोल देते हैं स्काई। ओके, अब ये आई क्यों, वाई वी नीड, वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि उसमें क्या इस्तेमाल हो रहे थे, सिर्फ इंग्लिश के ही अल्फाबेट्स वगैरह यूज हो रहे थे। हमें अगर इंडियन देवनागरी वगैरह है उनकी स्क्रिप्ट्स को यूज करना है, देवनागरी लिपि को भी हमें स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर, तो वो कैसे हम कर पाएंगे, तो उसके लिए स्कीम आई है एनक्रिप्टिंग इंडियन स्क्रिप्ट फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये किसने डेवलप की थी, ये डेवलप की थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इट इज डेवलप्ड बाय ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन 19, ये इन मिड, आप लिख सकते हो इन मिड 1980s, यानी कि 1980 और 1990 के बीच में ये आई थी हमारी इंडियन स्क्रिप्ट। और इसमें जो ये किस लिए इस्तेमाल की गई थी, इट इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरियस राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडियन या इंडिया। इट इज ए कोडिंग scheme for representing various writing system of India। इंडिया के वेरियस राइटिंग सिस्टम को क्या करने के लिए थी, रिप्रेजेंट करने के लिए स्काई कोड आया था। इसके अंदर जैसे इंडिया की लैंग्वेजेस हो गई, बंगाली हो गई, असमीज हो गई, गुजराती हो गई, ये सारी स्क्रिप्ट्स इसके अंदर रिप्रेजेंट की जाती थी। इसके लिए कितनी बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए बिट्स इस्तेमाल हुई थी 8 बिट्स। एस्काई लास्ट वाले जो एनकोडिंग स्कीम थी उसके अंदर कितनी बिट्स थी, 7 बिट्स थी। और इसके अंदर कितनी बिट्स इस्तेमाल की गई, आप लिख सकते हो इट यूजेस 8 या इट इज एन 8 बिट एनकोडिंग स्कीम। दैट इज 8 बिट का मतलब क्या है, कितने कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर सकती है, दैट इज it represents 2 raised to power 8 characters, that is 256 characters। इसके अंदर हम 256 कैरेक्टर्स का यूनिक कोड स्टोर कर सकते हैं। जो पहले 128 कैरेक्टर्स हो गए वो तो 120 पहले 128 कॉम्बिनेशन हो गए, वो किसको स्टोर करेंगे, वही जो एस्काई को स्टोर कर रहे थे वही चलेगा। इसके अंदर भी वही वैल्यू जो मैंने एस्काई के अंदर बताई है वही स्टोर होंगी। जैसे कैपिटल ए के लिए 65 था कोड और स्मॉल ए के लिए 97 था, तो वही स्टोर होंगे इसके लिए भी। और जो लास्ट के 128 बचे, रिमेनिंग 128 वो हमारे स्टोर होंगे हिंदी की लिपि के लिए, देवनागरी लिपि के लिए। जैसे क के लिए हो गया 179, फिर ख के लिए क्या स्टोर होगा, ख की इसका ही वैल्यू क्या हो जाएगी 180, ऐसे चलती जाएगी कंटिन्यू, इस तरीके से स्टोर हो गई।
इसके बाद ये भी क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। वर्ल्ड में और भी तो लैंग्वेजेस हैं, हमने इंग्लिश को देख लिया, हिंदी को देख लिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड में और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। उनके लिए भी क्या होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई यानी कि एनकोडिंग स्कीम होनी चाहिए। तो एक थर्ड ऐसी एनकोडिंग स्कीम आई जो यूनिवर्सल थी, जो सारे कोड्स को लेके चल रही थी, सबके लिए थी वो बेसिकली, इसीलिए उसको यूनिवर्सल बोला गया। थर्ड वन इज यूनिकोड। यूनिकोड पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यों आई ये। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी और डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स भी थी जो हमने की है अभी, लेकिन वो हर एक, अगर एक कंप्यूटर डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा अलग एनकोडिंग स्कीम इस्तेमाल कर रहा है, तो वो दोनों कोप अप नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। यानी कि वो जो लैंग्वेज एक सिस्टम पे इस्तेमाल की गई है वो हम दूसरे पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया जो सभी पर इस्तेमाल किया जा सके, जो किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या है, हमारा यूनिवर्सल कोड है। इसको हम यूनिवर्सल कोड भी बोल देते हैं, यूनिवर्सल कोड। देयर आर मैनी एनकोडिंग स्कीम्स फॉर कैरेक्टर सेट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हर एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, हर एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था अपने ही तरीके से। हर एक एनकोडिंग स्कीम कैरेक्टर को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रही थी, इसीलिए क्या आया, ये हमारा यूनिकोड आया। Therefore, a standard called Unicode has been developed to incorporate all the characters of every written languages। हर एक written languages, जितनी भी written languages हैं हमारी, उनको क्या करता है ये, उसके लिए एक स्टैंडर्ड आया है। यूनिकोड भी क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, सारे जितने भी मैंने स्कीम एनकोडिंग स्कीम करवाई हैं हमारी, वो सभी क्या प्रोवाइड करती हैं, यूनिक कोड प्रोवाइड करती हैं। It also provides a unique code for every language या for every character आप लिख सकते हो, for every character, हर एक कैरेक्टर के लिए एक यूनिक कोड प्रोवाइड करता है यूनिकोड। और इसके अंदर कौन कौन सी यूनिकोड एनकोडिंग होती हैं, मेनली UTF-16-8, UTF-16 और UTF, तीन इसकी टाइप्स होती हैं यूनिकोड की ही। फर्दर तीन हो गई एनकोडिंग स्कीम्स, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। UTF-8 मतलब इसमें 8 बिट्स का इस्तेमाल किया गया है, वही एस्काई के जैसा हो गया, ये सेम एज एस्काई। और 16 में 16 बिट्स का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 2⁻16 अप टू, ये हो गया मेरे ख्याल से 65,566 समथिंग बनेगा शायद, 65। तो ये इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसमें तो करोड़ों बन जाएंगे, इन करोर्स। तो सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स किसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, UTF-32 के अंदर सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है UTF-32। और फिलहाल जो यूनिकोड का वर्जन चल रहा है, जो फर्स्ट वर्जन था यूनिकोड का वो था यूनिकोड 1.0 और ये आया था इन 1991 में आया था शायद ये, हाँ। और अब जो करंट हमारा वर्जन चल रहा है वो चल रहा है यूनिकोड 15, यूनिकोड 15.0। इसके अंदर हमारी 161 लैंग्वेजेस हैं फिलहाल, 161 लैंग्वेज इसके अंदर हैं और करेक्टर हैं इसके अंदर। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे बता रही हूं मैं। 1,49,186 करेक्टर इसमें स्टोर हैं, यानी कि 1,50,000 के करीब इसमें करेक्टर स्टोर हैं आपके नियरली।
1,50,000। देख लो कितने कैरेक्टर स्टोर हैं इसके अंदर। तो सबसे जो बेस्ट है वो यूनिकोड स्टैंडर्ड है, बिकॉज इट कवर ऑल ओवर वर्ल्ड कैरेक्टर्स। एवरी कैरेक्टर्स के लिए यूनिक कोड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा एनकोडिंग स्कीम्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें शायद नंबर सिस्टम है तो उसको करेंगे हम। इसके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये मैं देखिए मैंने तैयार किए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर के भी रह रहे हैं, अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, उसमें डाले नहीं है पीडीएफ, तो उनको मैं करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।